इंडिया में जब कोई कंज्यूमर दूध खरीदता है तो उसके दिए हुए पैसे का आधा से ज्यादा हिस्सा सीधा फार्मर तक पहुंचता है। ये सीन अमेरिका से बिल्कुल अलग है, जहां फार्मर को सिर्फ एक तिहाई पैसा मिलता है। पहली नज़र में लगता है कि ये इंडियन डेयरी सेक्टर की बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये प्राइस एडवांटेज हमेशा रहेगा या सिर्फ एक टेम्परेरी मॉडल की वजह से है। ये सवाल और भी शार्प हो गया जब अमेरिका ने इंडिया पर अपना डेयरी मार्केट खोलने का प्रेशर बनाना शुरू किया। समझने के लिए कि इंडिया कितना कॉम्पिटिटिव है, हमें नंबर्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिवनेस जज करने का एक सीधा तरीका है कि फार्मर अपने प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस पाता है। जैसे मेज का एग्जांपल ले लो। यूएस में फार्मर को 1 किलो मेज का लगभग 15 रुपए मिलता है, जबकि इंडिया में वही 22-23 रुपए तक मिलता है, जो कि गवर्नमेंट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस 24 रुपए से भी ज्यादा है। क्लियरली यूएस के फार्मर ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि उनकी यील्ड्स इंडिया से 3 गुना ज्यादा हैं। लेकिन जब बात दूध की आती है तो कहानी बदल जाती है। यूएस में फेडरल मिल्क मार्केटिंग ऑर्डर सिस्टम के अंडर प्रोसेसर्स को फार्मर्स को एक फिक्स्ड मिनिमम प्राइस देना पड़ता है रॉ मिल्क के लिए, जो हर महीने डिसाइड होता है। जुलाई 2025 में ये लगभग 36.7 रुपए पर लीटर निकला 3.5% फैट वाले दूध के लिए। इंडिया में इसी क्वालिटी के दूध का प्राइस महाराष्ट्र के फार्मर्स को 34 रुपए मिल रहा था। मतलब इंडिया के फार्म गेट मिल्क प्राइसेस यूएस के बराबर ही हैं। अगर यूरोप से कंपेयर करें तो इंडियन फार्मर्स और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि यूरोप में उसी पीरियड में फार्मर्स को 55 से ज्यादा रुपए पर लीटर मिल रहा था। न्यूजीलैंड में भी फैट और सॉलिड कंटेंट एडजस्ट करने के बाद फार्म गेट मिल्क का प्राइस 35 से 40 रुपए पर लीटर के आसपास था, जो कि इंडिया जैसा ही है। मतलब इंडियन फार्मर्स नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव हैं, बल्कि अपने कई ग्लोबल काउंटर पार्ट से बेटर पोजिशन में हैं। ये और भी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इंडिया की मिल्क यील्ड्स दुनिया में सबसे कम है। एक एवरेज इंडियन काउ सिर्फ 1.64 टन दूध प्रोड्यूस करती है साल में, जबकि न्यूजीलैंड में ये 4.6 टन है, यूरोप में 7.3 टन और यूएस में लगभग 11 टन। फिर भी इंडिया के फार्मर्स दूध को इतनी लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। इसका मेन रीजन है लेबर। इंडिया में डेयरिंग बहुत लेबर इंटेंसिव है। पशुओं को खिलाना, दूध निकालना, नहाना और शेड साफ करना रोज का काम है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब मशीन्स और रोबोट्स करते हैं, लेकिन इंडिया में ये काम फैमिली मेंबर्स या चीप लेबर करती है, जो अक्सर अनपेड होती है। क्योंकि फैमिली लेबर को कॉस्ट के रूप में कैलकुलेट ही नहीं किया जाता, इसलिए मिल्क प्रोडक्शन का ओवरऑल कॉस्ट इंडिया में कम दिखता है। कोऑपरेटिव मॉडल ने इस सिस्टम को और मजबूत बनाया है। अमूल का एग्जाम्पल ले लो। गुजरात में अमूल अपने फार्मर्स को प्राइवेट डेयरीज से ज्यादा प्राइस देता है। जहां प्राइवेट डेयरीज 34-35 रुपए पर लीटर देती हैं काउ मिल्क के लिए, अमूल 44-45 देता है। बफेलो मिल्क में भी फर्क क्लियर है। अमूल 65-66 रुपए देता है, जबकि प्राइवेट डेयरीज 58-59 के आसपास देती हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कोऑपरेटिव्स जैसे अमूल प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में एफिशिएंट हैं और कंज्यूमर के दिए पैसे का बड़ा हिस्सा फार्मर तक वापस पहुंचाते हैं। लेकिन इस मॉडल की अपनी लिमिट्स हैं। आज इंडिया का प्राइस एडवांटेज चीप और अनपेड लेबर की वजह से है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलने वाला। एजुकेशन लेवल बढ़ने के साथ कम लोग फार्म्स पे काम करना चाहेंगे और फैमिली मेंबर्स भी इवेंचुअली ज़्यादा पेइंग जॉब्स ढूंढने लगेंगे। अर्बनाइजेशन और वेजेस के बढ़ने से लेबर और स्केर्स और कॉस्टली होती जाएगी, जिससे डेयरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। मतलब इंडिया हमेशा चीप लेबर पे रिलाई करके ग्लोबल डेयरी मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकता। फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कि मिल्क प्रोडक्टिविटी पर एनिमल इंप्रूव की जाए, बेटर ब्रीड्स प्रमोट किए जाएं, मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट हों और फार्मर्स को हाई क्वालिटी प्रोटीन रिच फॉडर उगाने में सपोर्ट मिले। इंडिया यूएस यूरोप जैसे लार्ज स्केल ऑटोमेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ लैंड और एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई हैं। लेकिन छोटी मैकेनाइजेशन जैसे मिल्किंग मशीन्स, कूलिंग सिस्टम्स और फॉडर चॉपर्स मैनुअल लेबर को रिड्यूस कर सकते हैं बिना ह्यूज कॉस्ट्स के। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोऑपरेटिव स्ट्रांग बने रहें, ताकि फार्मर्स को कंज्यूमर के पैसे का फेयर हिस्सा मिलता रहे। आज इंडिया में 50 मिलियन से ज़्यादा फार्मर्स डेयरिंग में एंगेज्ड हैं और उनके पास 110 मिलियन काउज और बफेलोज हैं। कंपेयर करो यूएस से, जहां सिर्फ 25,000 डेयरी फार्म्स हैं और 9 मिलियन काउज, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इससे क्लियर है कि इंडिया की स्ट्रेंथ है लार्ज फार्मर बेस और लो कॉस्ट मॉडल, लेकिन वीकनेस है लो प्रोडक्टिविटी। इसलिए इंडियन डेयरी का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम चीप लेबर वाले सिस्टम से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी वाले सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो पाते हैं या नहीं। अभी इंडियन मिल्क दुनिया में सबसे चीप है, लेकिन ये एडवांटेज फ्रेजाइल है। अगर फार्मर्स को बेटर ब्रीड्स, फॉडर और कोऑपरेटिव सपोर्ट नहीं मिला, तो ये लो कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो जाएगा जैसे जैसे लेबर एक्सपेंसिव होती जाएगी।
चैलेंज इंडिया के लिए सीधा है कि अपनी डेयरी सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि लेबर चीप है, बल्कि इसलिए क्योंकि फार्म्स प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन गए हैं।